गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कशन करेंगे मेनली 3 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला हम इसमें बात करेंगे बीपीएससी एई। इसकी क्वेरी काफ़ी आ रही है। एक तो बीपीएससी एई के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे यूपीपीएससी एई को लेकर क्या अप्रोच रखनी है इसके बारे में, और तीसरा हमारा अब जो आरआरबी सीबीटी 2 का पेपर होना है इसके बारे में। तो आज के सेशन में हम इन 3 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीपीएससी एई के बारे में बात होगी, उसके बाद यूपीपीएससी एई और उसके बाद आरआरबी सीबीटी 2। 1 बाय 1 डिस्कस करते चलते हैं। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? स्टार्ट करें। तो सेशन ध्यान से सुन लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखते हुए सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो भी बिगिनर बच्चा है, जो भी अभी नया स्टूडेंट है तैयारी में, कुछ कॉमन चीज़ें वो पढ़ के रख ले। आप एक एक फॉर्म, एक एक एग्ज़ाम को चेज नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम टाइम पे कुछ ना कुछ आते रहेंगे। तैयारी, अब देखो फॉर्म और एग्ज़ाम होने में अब वो टाइम चला गया कि एक साल का गैप मिले। आरपीएससी एक पेपर है जहां उन्होंने नोटिफाई करने में और एग्ज़ाम कराने में बहुत लंबा एक टाइम लिया है, और बाकी जो भी एग्जाम आप देख रहे हैं 3 महीने 4 महीने में कैलेंडर आने के या फॉर्म आने के 3-4 महीने में पेपर वो डेट दे रहे हैं। वो अलग बात है कि एग्जाम पोस्टपोन हो या बाद में हो, पर जो पहली डेट आ रही है वो फॉर्म आने और पेपर होने में 3-4 महीने का टाइम मिल रहा है। अब आप एक एक फॉर्म को चेस करके तैयारी करना शुरू करोगे तो दिक्कत होगी। हमेशा मैंने बोला है कुछ बेसिक चीजें पढ़ के रख लो। अगर कंपटीशन देना है, जनरल एग्जाम्स आपको देने हैं, तो कुछ बेसिक चीजें आपको तैयार पहले से करके रख लेनी चाहिए। फॉर्म आने का वेट ना करें, नहीं तो फिर वही होगा, सर 1 महीने बाद पेपर है, अब क्या करूं, अब कैसे पढ़ूं, ये हो पाया, ये नहीं हो पाया। तो अननेसेसरी पैनिक में नहीं आना, स्ट्रेस में नहीं आना है। चीजें जीएस का जैसे पार्ट है, एक एक करके मैं सारी चीजें बोलता हूं, आप देखना इसमें भी कितनी कॉमन हो जाएंगी। जैसे जनरल स्टडीज है, हर एग्जाम में आ रहा है, एई का पेपर हो, जेई का पेपर हो, अभी एसएससी जेई आएगा, फिर ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये तो आपको कंफ्यूजन की बात है ही नहीं ना कि हम यहाँ पूछे कि वहां पूछे, या कोई कंफ्यूजन, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। जीएस में आपको कुछ चीजें तैयार करके रखनी चाहिए, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से R1 पे पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इंडियन पॉलिटी। अब बीपीएससी एई हो, चाहे एसएससी जेई आएगा या और कोई एग्जाम आएगा, ये आना ही आना है। चाहे कोई पीसीएस का पेपर देने जाए, आरओ दे, सब में आएगा। हिस्ट्री पूछता है, हिस्ट्री में भी आपको बता दूं मैं 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, अगर किसी को लगता है कि हिस्ट्री मुझे कम टाइम पे पढ़ना है सर, ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया क्या होगा, सबसे ज्यादा जो आता है मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म। हिस्ट्री तो इंडियन हिस्ट्री आता है सिलेबस में, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना। यहाँ इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं मॉडर्न इंडिया से पूछता है, और एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, उसके अलावा एई जेई के पेपर में आपका जनरल साइंस बहुत आता है। एक यहाँ लिख लो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों सिलेबस का पार्ट है, वो सिलेबस में लिखे या ना लिखे, ये इंडिया और वर्ल्ड प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कहां से क्वेश्चन पूछते हैं लोग, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जीएस में ये बोल रहा हूं कि कॉमन सब्जेक्ट्स एग्जाम के लिए पढ़ के रखो। फॉर्म आएंगे, एक एक फॉर्म को चेज मत करो, क्योंकि फॉर्म आने और पेपर होने में बहुत लंबा गैप नहीं मिलता। पेपर देना है कंपटीशन, तो ये सब सब्जेक्ट वहां पर आते हैं। इंजीनियरिंग के एग्जाम में जनरल साइंस भी बहुत पूछता है, जैसे लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, जितना आरोहण पे कराया हुआ है एक आध क्वेश्चन नहीं कह सकता, यहीं से बन जाता है। लाइफ साइंस जो पढ़ा रखा है, एक आध क्वेश्चन की गारंटी नहीं, मेजोरिटी लाइफ साइंस कोई पेपर उठा के देखो बन जाएगा आपका, सीजल विजल कोई पेपर दो। और 10th लेवल तक का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया था भी आपको, इसके भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। एनसीईआरटी को बेस मान के हमने फिजिक्स केमिस्ट्री कराया था 10th तक का, ये क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं जो यहाँ से पूछता है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 3, लाइफ साइंस 4, फिजिक्स केमिस्ट्री 5। जनरल साइंस जो हो गया, लाइफ साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के जनरल साइंस बोलते हैं।
1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ये हो गए। छठा सब्जेक्ट आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है, आईसीटी ये आजकल एग्जाम में काफी पूछ रहा है। कंप्यूटर के टॉपिक्स भी इसमें कुछ कवर हो जाते हैं, पर कुछ एग्जाम में जहां कंप्यूटर सिलेबस में लिखा होता है उसके लिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। कई सारे एग्जाम में ये कंप्यूटर पूछता है ना, एसएससी वगैरह के पेपर में भी कंप्यूटर आता है, उसके सवाल लगाना ज्यादा जरूरी है। तो ये सेशन अभी लाइव में भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। जिनकी लाइव में क्वेरी है वो लाइव में पूछ लीजिएगा, यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और एक बार सारी चीजें मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, और जो एग्जाम्स वगैरह आने कैसे टारगेट करना है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईसीटी 6। अभी आरआरबी का पेपर हुआ, आरोहन के इतने बच्चे क्वालिफाई किए सीबीटी 2 के लिए। तो पॉइंट वही था कि पहले से ये जीएस पार्ट तैयार है। आरआरबी जब फॉर्म बात हुई थी, पहले हमने बैच कराया था। लाइन से जो सिलेक्शन, इतने ज्यादा सिलेक्शन हुए, उसका रीजन यही था कि बार बार मैंने कहा कि ये चीजें तैयार करके रख लो। और ऐसा नहीं कि फॉर्म आया तब बच्चे वेट कर रहे थे, पहले से स्टूडेंट तैयार कर चुके थे ये चीजें। लाइफ साइंस वगैरह क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह लगभग क्वेश्चन सही करके आए हैं। ये स्कोरिंग था, वेटेज भी ज्यादा था इसका। उसमें भी आरआरबी के हिसाब से बताया था मैंने, जनरल साइंस को कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। तो यहाँ से आपको बड़ा बेनिफिट हुआ। और जीएस में जो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है जीके करंट अफेयर। करंट अफेयर मैंने आपको 20 मार्च तक का करा दिया, 2025 तक का। 24 का भी करा दिया, 2025 20 मार्च तक का करा चुका हूं अभी। जीके एंड करंट अफेयर। इकोनॉमी मैंने थोड़ा बहुत जो आपके पेपरों में आता है, बैंक के एग्जाम में इकोनॉमी ज्यादा पूछता है, बाकी आपके जो एग्जाम्स है जनरल एग्जाम्स, उसमें से इकोनॉमी है, जीके करंट अफेयर के साथ मैंने कराया। और एक सब्जेक्ट आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आजकल देखा जा रहा है हर एग्जाम में वेटेज बढ़ रहा है। तो ले दे के यही आपके सब्जेक्ट हैं हर एग्जाम में जो घूम फिर के जीएस में पूछता है। किसी में स्पेसिफाई कर देगा, जैसे आरआरबी में लिख दिया उसने एनवायरमेंट आएगा। कई एग्जाम में नहीं लिखता तो भी पूछता है, तो वहां प्रीवियस ईयर से अंदाजा लगेगा। पॉइंट ये है कहने का कि जीएस में ले दे के यही सब्जेक्ट हैं। आरओ का फॉर्म हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे बिहार पीसीएस हो। बिहार पीसीएस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आरोहण के स्टूडेंट ने। एई हो, जेई हो, एसएससी हो, पीएसयू हो, घूम फिर के जीएस यही रहता है। कई जगह वो सब्जेक्ट को मेंशन कर देते हैं, कई जगह वो सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते। तो फिर वहां पे प्रीवियस ईयर पेपर हो तो उससे देख सकते हैं क्या क्या वहां पे आ रहा है। हाँ, वेटेज कहीं किसी का ज्यादा, कहीं किसी का कम, पर कुल मिला के यही सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा स्टेट एग्जाम में स्टेट जीएस और ऐड हो जाता है। स्टेट एग्जाम में इसके अलावा स्टेट जीएस और ऐड हो जाता है। तो जिसको जो भी एग्जाम देना है वो एक एक फॉर्म का वेट थोड़ी करता रहेगा, उसको मालूम है भाई ये कॉमन चीजें पढ़नी पड़ेंगी, एग्जाम में आएंगी। जैसे जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये छोटे टॉपिक हैं, पढ़ सकते हैं। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें पढ़ते रहें ताकि फॉर्म का वेट ना करें। एनवायरमेंट जो मैंने पढ़ाया हुआ है, एनवायरमेंट जो मर्जी एग्जाम हो जाए, जितना अगर आपने पढ़ लिया आरोहण पर, एनवायरमेंट इससे बाहर नहीं जाता। एक और क्वेश्चन की गारंटी नहीं है, बाकी ये बन जाएगा आपका। तो पॉइंट ये है कि जो कॉमन जीएस का पोर्शन है वो पढ़ के तो रख लो, सारे पेपरों में यही काम आना है। और यही आरोहण में सबसे ज्यादा बेनिफिट बच्चों को मिला कि मैं लगातार कहता रहा तैयारी कंटिन्यू रखो, फॉर्म का वेट मत करो। फॉर्म आएगा तब आप रिवीजन कर रहे होंगे, बाकी लोग पढ़ना शुरू कर रहे होंगे। यूपीपीएससी एई में भी यही बेनिफिट मिला, एसएससी में यही फायदा मिला, आरआरबी में भी यही बेनिफिट रहा। एक पेटेंट का पेपर हुआ था वहां भी। पर पॉइंट यही है कि तैयारी पहले शुरू करें और पूरी मेहनत से पढ़ें। यहाँ वहां टाइम वेस्ट करने की बजाय जो पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से कवर करते चले, क्योंकि एंड ऑफ द डे पढ़ना ही काम आएगा। कोई प्रोपेगेंडा, कोई यहाँ की फालतू बात काम नहीं आएगी, पढ़ना ही सॉल्यूशन है। शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये तो हो गया जीएस, हर एग्जाम में जीएस पूछ ही रहा है। इतने सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट आपके जीएस के हो गए। स्टेट एग्जाम में स्टेट जीएस भी आता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेट वाले में यूपी बिहार में स्टेट जीएस बहुत ज्यादा नहीं रहता, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ उनमें ज्यादा आता है। यूपी बिहार 2 स्टेट ऐसे हैं जिनके स्टेट एग्जाम में स्टेट जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं 15-20% मान लो वेटेज है। पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के जो एग्जाम है उनमें स्टेट लोकल 40% लगभग आ जाता है। अगर मैं यहाँ लिख भी दूं, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड है, महाराष्ट्र है, ये जो एग्जाम है इनमें स्टेट जीएस अकेला तकरीबन 40% वेटेज रहता है। यूपी बिहार में आप मान सकते हो स्टेट लोकल का वेटेज, स्टेट जीएस का जो वेटेज 20% के आसपास, 15 से 20%। तो इतना हाई वेटेज राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इनमें स्टेट लोकल बहुत पूछता है। यूपी बिहार में रिलेटिवली कम आता है। प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो अंदाजा लगेगा। इसके अलावा एप्टी रीजनिंग,
हर एग्जाम में देख रहे हो एप्टी रीजनिंग। अब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अगर कोई है और कह दे मुझे एप्टी रीजनिंग नहीं आता, तो फिर तैयारी करने का क्या पर्पस है? मुझे खुद ही बताओ, इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट वो कह दे मुझे एप्टी रीजनिंग नहीं आ रहा। जीएस एक बार को मान सकते हैं कि आपका एरिया नहीं है, आप कह दो मुझे एप्टी रीजनिंग नहीं आ रहा है, तो फिर तैयारी कैसे होगी? फिर तो मुश्किल है बात। तो एप्टी रीजनिंग जीएस हर एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में 80-90% पेपर जो आ रहे हैं, कोई भी कंपटीशन, एप्टी रीजनिंग जीएस ये तो आता ही है। इसके लिए तो आपको फॉर्म का वेट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आएगा तब देखूंगा। लगभग पेपर जो भी जनरल एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, एप्टी रीजनिंग जीएस वो तो आ ही रहा है। सीजीएल में ही पूछता है, आरओ हो गया, चाहे आपका स्टेट एग्जाम हो गया, एईजेई हो गया, एसएससी, सब में आना है। तो एप्टी रीजनिंग जीएस तो आना ही है। तो इसके लिए टाइम का वेट नहीं करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक कंप्लीट करना, ये तैयारी पहले से रहनी चाहिए। एक एक फॉर्म को चेंज ना करें। जिन लोगों ने तैयारी फॉर्म देखकर लेट शुरू की है, उनके लिए भी सबक है कि एक एक फॉर्म का वेट ना करें, कॉमन चीजें पढ़ के रख लें, तभी और उससे एडवांटेज मिलेगा आपको। क्योंकि मैक्सिमम क्राउड क्या है, फॉर्म देखकर तैयारी शुरू करता है। पहले से आप पढ़े रहेंगे, और एक तैयारी कोई एक दिन की चीज नहीं है, 3 महीने में आप सारा पढ़ लोगे ऐसा नहीं। जीएस जैसे है, अब आरोहण पे जीएस इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, पर बच्चे क्या कह रहे हैं, सर मैं इतने सब्जेक्ट कैसे कर पाऊंगा? अरे भाई, सिलेबस मैंने थोड़ी बनाया, जीएस का सिलेबस है तो है, पर ये एक दिन का सिलेबस थोड़ी है। आरोहण पे भी जो बच्चों ने पूरा ये तैयार किया कि यूपी पीसीएस तक निकाल दे रहे हैं जीएस पढ़ के, उसका रीजन ये है कि इसमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम आप मान लो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी के लिए 1 साल पूरा लगता है, बाकी एग्जाम के लिए 6 महीने का समय तो होना चाहिए। अब अगर मैं आपको कह दूं कि 6 महीने का टाइम है, आप आराम से पढ़ लोगे ये चीजें, पर अगर कोई फॉर्म आया और 2 ही महीने बाद पेपर है, तो उसमें मैं भी क्या करूंगा और आप भी क्या करो, कैसे उतने कम टाइम में सारा पढ़ लोगे? तो तैयारी को 5-6 महीने का समय देना चाहिए। इसलिए फॉर्म का वेट मत करो, आगे भी पेपर देना है तो ये चीजें पढ़ के तैयार कर लो। और एक बार 2 बार जब पढ़ोगे फिर भूलता भी नहीं है, याद रहता है, ये क्वेश्चन भी लगा पाओगे ज्यादा से ज्यादा। पर अगर फॉर्म आने पेपर होने में 2 ही महीने का टाइम है, तो उसमें कोचिंग भी क्या करेगी और आप भी क्या करोगे? टाइम को तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इतनी चीजें पढ़ने के लिए 5-6 महीने समय लगता है। क्वालिटी तरीके से एक बार बैठ जाओ, ये नहीं कि 15 दिन बाद ये पेपर देना है, सर अच्छा नहीं हुआ तो क्या करूंगा। अरे भाई, अपने को समय दो, खुद से पूछो कि मैंने तैयारी को कितना टाइम दिया और मैंने कितना पढ़ा। 5-6 महीने तसल्ली से बैठ के पढ़ लो, एक बार सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, कंपटीशन अपने आप निकलेगा। पर पढ़ोगे नहीं तब कोई सॉल्यूशन नहीं है। शॉर्टकट मेरे पास नहीं है कि मैं शॉर्टकट बता दूं और आप कर लो, सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सब्जेक्ट आपको सारे समझ आएंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ, भाई मैंने जो पढ़ाया सब आपको समझ आएगा, एक भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी, नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी, क्वेश्चन भी बनेंगे, पर आपको सब्जेक्ट को टाइम तो देना पड़ेगा। अब पॉलिटी नहीं पढ़ा और मुझे फोटो खींच खींच के पॉलिटी के क्वेश्चन भेज रहे हो, कहीं किसी इंस्टीट्यूट का, कहीं किसी इंस्टीट्यूट का, तो बिना पॉलिटी पढ़े, अब मेरे से पॉलिटी पढ़ा नहीं और क्वेश्चन कहीं से भेजोगे, मैं आंसर कर भी दूंगा तो उससे होगा क्या? पॉलिटी पे कमांड तो नहीं होगी ना। मतलब जो पढ़ो क्वालिटी तरीके से पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं किसी से भी पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको टाइम दो पढ़ने का, समय दोगे तभी कंपटीशन निकलेगा। सारी बात ये है, हड़बड़ी से बात नहीं बनेगी। इसके अलावा देखो, एप्टी रीजनिंग जीएस हो गया। अब कुछ एग्जाम है जहां पर इंग्लिश आता है और हिंदी आता है। हिंदी स्टेट एग्जाम में ज्यादातर, नॉर्थ इंडिया वाले जो स्टेट एग्जाम है उनमें इंग्लिश आता है और हिंदी आता है, 2 सब्जेक्ट। और तो इंजीनियर्स को एप्टी रीजनिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए, आरोहण पर भी अवेलेबल है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया भी होता है। जीएस मैंने कराया, जीएस आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, अगर पढ़ लिए एक बार किसी पेपर में जीएस दिक्कत नहीं होगा। इंजीनियर होकर भी जीएस में ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे टेक्निकल की तुलना में। टेक्निकल इतने साल से पढ़ रहे हो, जितना स्कोर नहीं आता जीएस में, उससे ज्यादा स्कोर बच्चे कर रहे हैं आरोहण पे जो पढ़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए एसएससी जेई में भी देखोगे 50 में से 35, 38, 40 ये स्कोर करते हैं जीएस में। पर वही समय देने की बात है, स्टूडेंट वही है, आप ही में से हैं, पर समय देंगे, पढ़ेंगे तो बात बनेगी। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश आरोहण पर कंप्लीट कराया हुआ है, बहुत सीनियर फैकल्टी ने पढ़ाया था, इंग्लिश पूरा कराया था, 26 घंटे के आसपास, शायद 26 लेक्चर शायद होंगे जहां तक मुझे याद है, काफी सीनियर फैकल्टी उन्होंने कराया था इंग्लिश। हिंदी की जहां तक बात आती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदी नॉर्थ इंडिया वाले पेपरों में ही आता है, ये यूपी, बिहार, राजस्थान, इन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा हिंदी। ठीक है, हिंदी के लिए तरीका क्या है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू। और हिंदी की खास बात क्या है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, जितना जीएस का एरिया है हिंदी उतना बड़ा सिलेबस नहीं है। यूपीपीएससी एई में मैंने हिंदी क्यों कहा था पहले करने के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटे टॉपिक हैं और घूम फिर के वही एरिया से क्वेश्चन बनते हैं।
तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाना। पीवाईक्यू कहाँ से? यूपीपीसीएस में आता है, वहां से लगा सकते हो। यूपी के लगभग एग्जाम में हिंदी आता है, राजस्थान में आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर इन सब लगा सकते हो। टॉपिक तत्सम तद्भव ये सब जो आता है, पर्यायवाची शुद्ध वर्तनी के शब्द लिखना, तो ये सब हिंदी में अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपको पीवाईक्यू से मिल जाएगा। किताब के लिए पीवाईक्यू लगाने हो, स्टेट के घटना चक्र भी आती है, पृथ्वीनाथ पांडे किताब चलती थी हिंदी के लिए। तो हिंदी मुझे लगता है यूपी, बिहार, राजस्थान के स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि हिंदी आरोहण पर बहुत ज्यादा कवरेज अवेलेबल नहीं है। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। जीएस बहुत कवरेज है, मैं डील कर रहा हूँ तो बहुत कंटेंट अपडेशन भी सब अवेलेबल होता जा रहा है। एप्टी रीजनिंग भी आरोहण पर अवेलेबल है, इंग्लिश भी सीनियर टीचर ने पढ़ाया हुआ है। हिंदी का कवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मैं ये कह दूं कि मैं हिंदी में 100% सेटिस्फाई हूं, आरोहण पर नहीं। जितना और कराना है उतना अवेलेबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हिंदी में बहुत अच्छा टीचर अवेलेबल हो, तब फिर हिंदी थोड़ा कराने में उसको मजा भी है कि बहुत बढ़िया टीचर हो और एक फुल फ्लो में पूरा कराते चला जाए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगा दे। पर हिंदी अभी उतना सेटिस्फाइंग मुझे नहीं लग रहा जो मुझे कराना है। तो मुझे हिंदी अभी आरोहण पे एक बार कराना होगा, कब होगा ये नहीं कह सकता मैं। जितने लेक्चर अवेलेबल हैं वो तो उस पर दिए हुए हैं मैंने, आरोहण पे जितने अवेलेबल हैं वो दे दिए हैं। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 100% हिंदी आरोहण पर ही डिपेंड रह के जाओगे तो ठीक नहीं है। डे 1 से मना कर रहा हूं मैं। जो अच्छी चीजें हैं वो भी बता रहा हूं, जहां थोड़ी कमी है वो भी क्लियर कट बता रहा हूं। जीएस में आपको आरोहण पे 1% कमी नहीं मिलेगी, कहीं से भी ज्यादा है। और मैं ये कह सकता हूं आरोहण का 50% कवरेज भी जीएस में किसी ने नहीं कराया होगा, ना इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ना किसी एग्जाम के लिए। दूसरी बात, इंग्लिश में अच्छा कवरेज है, एप्टी रीजनिंग भी है। हिंदी मैं पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हूं, अभी मुझे इसको करवाना पड़ेगा, कोई अच्छे टीचर होंगे तो इसको करवाना है इसमें। पर हिंदी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे यूपी, बिहार और राजस्थान के बच्चे सिर्फ कोचिंग पर डिपेंडेंट हो। हिंदी ऐसा एरिया नहीं है कि इसके लिए पूरी तरह कोचिंग पर डिपेंड रहा जाए। आप खुद ही बताओ, जीएस कोचिंग करा दे, एप्टी कोचिंग वाला करा दे, रीजनिंग करा दे, इंग्लिश करा दे, क्या हिंदी भी अपने से नहीं हो सकती? क्या कोचिंग का पर्पस स्टूडेंट को पैरालाइज कर देना है क्या? अपने आप से यह सवाल पूछा जाए, क्या कोचिंग का पर्पस है कि ए टू जेड सब कुछ कोचिंग वाला स्पून फीडिंग कर दे? क्या एक टॉपिक भी हिंदी में अपने से नहीं कर सकते हम? हिंदी में 5-6 टॉपिक एग्जाम में आते हैं और हिंदी लगभग बच्चा पढ़ा हुआ है। अगर यूपी, बिहार, राजस्थान वाला हिंदी नहीं कर पाएगा तो तमिलनाडु वाले से एक्सपेक्ट किया जाए क्या? मतलब ये अपने आप से भी सवाल है कि अगर मान लो कोई टॉपिक आ जाए कि एक छोटा सा टॉपिक लिख दे, वो कोई टेक्निकल का एक छोटा सा टॉपिक 5 घंटे का ऐड कर दे, तो उसके लिए भी कोचिंग पर डिपेंड रहेंगे। ये अप्रोच सही है क्या? स्टूडेंट को अपने से नहीं पूछना चाहिए कि हिंदी केवल एक टॉपिक भी कोचिंग ही करा के दे दे। कोचिंग करा भी देगा, आगे जाके कोई अच्छे टीचर होंगे तो उसको पूरा फिर से करवा भी देंगे। पर पॉइंट क्या है कि 100% कोचिंग पर ही डिपेंड रहना सही है। इसके लिए मैंने आपको कहा पृथ्वीनाथ पांडे बुक आती है, वो किताब देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएं, छोटा टॉपिक है, एक हफ्ते भी अगर कोई बैठ जाए तो नॉर्मल एग्जाम्स के लिए हिंदी वो अच्छा तैयार कर सकता है, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। 15 से 20 घंटे अगर कोई बैठ के एक हफ्ता अगर कोई समय दे दे हिंदी को, पीवाईक्यू कर ले, एक हफ्ते में हिंदी इन एग्जाम्स के लिए तैयार किया जा सकता है। मैं कोई डिस्क्रिप्टिव और मेंस लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल एग्जाम्स में जो हिंदी पूछता है, जनरल हिंदी आती है, क्वेश्चन भी टफ नहीं होते, हिंदी कोई एक बुक लेके और पीवाईक्यू लगा के कवर हो सकता है। ये कोई बहुत चैलेंजिंग चीज नहीं है, और ये भी स्टेट एग्जाम्स में आता है। तो मैंने आपको ये कहा जनरल एग्जाम्स में आपका जीएस, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 4 तो ज्यादातर एग्जाम में रहता है। हिंदी सेंटर वाले एग्जाम में तो नहीं, स्टेट एग्जाम्स में आता है, तो हिंदी आपको स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयार करना पड़ेगा। पर अगर हिंदी मान लो कोई जनरल तैयारी कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं 6 महीने बाद कोई एग्जाम दूंगा, अभी मैं तैयारी करना शुरू किया हूं, तो वो जीएस, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश ये 4 चीजें पढ़ के तो रख सकता है। जीएस, एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश अगर इतना तैयार रहेगा तो कोई फॉर्म अगर वो भरने जा रहा है और उसमें हिंदी आएगा तो कम टाइम में हिंदी वो रेडी कर पाएगा उस टाइम, क्योंकि बाकी चीजें पढ़ी होंगी। तो जितनी चीजें तैयार होंगी कम से कम उतना प्रेशर कम हो जाएगा। जीएस, एप्टी, रीजनिंग ये हर एग्जाम में कॉमन है, इतना तैयार करके रखा जा सकता है। कहीं पे इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, ये कम टाइम में रेडी हो सकता है अगर बाकी चीजें तैयार होंगी तब। ठीक है। रेनू लिख रही हिंदी के लिए हिंदी भास्कर, हाँ ये भी ठीक है, हिंदी के लिए ये भी ठीक है, ठीक पढ़ाते हैं वो भी। हिंदी भास्कर नाम से जो आप लिख रहे हो वो भी ठीक है, पर हिंदी में वही बोल रहा हूं कि इतना चैलेंजिंग नहीं है।
भाई इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर हिंदी को समय दिया जाए 15-20 दिन, तो हिंदी पढ़ना पढ़ाना दोनों टफ नहीं है इन जनरल एग्जाम्स के लिए। हाँ, कहीं कहीं बहुत डिफिकल्ट आता हो तो अलग बात है, नॉर्मल एग्जाम्स में हिंदी बहुत टफ नहीं पूछता। पीवाईक्यू लगाओगे खुद ही आपको अंदाजा लग जाएगा, और लगभग सबने पढ़ भी रखा है। प्लस एक नेचुरल लैंग्वेज है आपके लिए, तो उसको समझना भी आपको टफ नहीं लगेगा, कम टाइम में हो सकता है। A to Z कोचिंग पे डिपेंड रहना सही नहीं है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे पीडीएफ है, मैक्सिमम पीडीएफ सब्जेक्ट के साथ हमने दे रखी है, पर अब कहीं किसी को, अब कई बार क्या होता है, मैंने मान लो कोई पीडीएफ बना के दे दी और पढ़ाते समय 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखी, तो स्टूडेंट की ये लेवल है, ये लेवल आ चुका है कि सर ये जो लिखा है ना इसका भी पीडीएफ दे दो। इतना लेवल कई बार बच्चों ने डाउन कर लिया है। बनी बनाई पूरी पीडीएफ में दे रहा हूँ, पढ़ाते समय 4-5 एक्स्ट्रा लाइन लिख दी और बताया कि क्लास से नोट कर लो, कह रहा हूँ उसका ही पीडीएफ दे दो। इतना ज्यादा मतलब डिपेंड हो गए कोचिंग के ऊपर, पूरी तरह पैरालाइज हो गए। इसीलिए तो कोचिंग फायदा उठाते हैं, फिर 80,000 फीस, 1 लाख फीस, उन्हें पता है खुद से तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे हम लोग भी पढ़ाई करते थे, टीचर गाइड करता था, कई नोट्स वोट्स हम लोग खुद से बनाते थे। अब चीजें आसान हो गई हैं, लेक्चर भी आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, कंटेंट भी मैं मान लेता हूं, मान लो 100% पीडीएफ नहीं मिली, पर 90% पीडीएफ तो मिल रही होंगी, क्या 10% भी अपने से नहीं कर सकते, ये बताओ। और फिर कह रहे हो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं 5-10% पीडीएफ मान लो कहीं कमी होगी, कोई टीचर है वो पीडीएफ नहीं बना के देते, पर 90% कोचिंग लेक्चर के लिए ज्वाइन की जाती है, पीडीएफ के लिए नहीं। पीडीएफ तो टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है, आरोहन के वेबसाइट पे अवेलेबल है, पीडीएफ तो सारी जगह सब इंस्टीट्यूट के अवेलेबल हैं, पर कोचिंग तो लेक्चर के लिए किया जाता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ पढ़ लूं, लेक्चर छोड़ दूं, जितना मैं एक लेक्चर में डिलीवर करता हूं उतना पीडीएफ में सारा मिल जाएगा क्या? लाइन टू लाइन लिखना लेक्चर पीडीएफ में पॉसिबल है? नहीं। क्लास आप लेक्चर के लिए करते हो, बड़े बड़े कोचिंगों में 2 लाख 2.5 लाख फीस आप पीडीएफ के लिए थोड़ी देते हो। यहाँ वो चीज 3-4 हजार में हो रही है, 2,500-3 हजार में हो रही है, तो लेक्चर के लिए आप आ रहे हो भाई, पीडीएफ के लिए नहीं आ रहे हो। पीडीएफ तो वैसे ही सब जगह अवेलेबल रहता है। लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास करना, लेक्चर, और वो याद रहेगा। पीडीएफ थोड़ी रट पाओगे, किताबें दुनिया भर की अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, उससे कंपटीशन थोड़ी बनेगी बात। लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ये है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसका लेक्चर कैसा है, समझ आ रहा है कि नहीं, क्वालिटी लेक्चर कैसा है, उस पर बात होनी चाहिए। मैक्सिमम क्वेरी आती है सर पीडीएफ, और 1-2 टॉपिक के नहीं है उसी के लिए बार बार कहेंगे सर वो भी मिल जाता तो अच्छा रहता। 90% मैंने पीडीएफ दे रखी होंगी, 2-4 टॉपिक की नहीं होंगी, वो भी नहीं बनाना है, वो भी आप बना के दे दो। तो ये तो ठीक है, अप्रोच नहीं है। क्लियर है? और उतना कोई भी नहीं कर पाएगा, जितनी डिमांड करते जाओगे उतना कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बीपीएससी एई की बात कर लेते हैं जरा। पहले बीपीएससी एई की बात करेंगे, फिर यूपीपीएससी एई, फिर आरआरबी। मैंने बताया 3 एग्जाम की चर्चा हम इसमें करेंगे। बीपीएससी एई का अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो बच्चों ने भेजा, जहां तक मुझे जानकारी है, देख लो यही है जहां तक मुझे पता है। 568 वैकेंसीज के लिए बात हो रही है, कुछ चेंज होगा तो मुझे बता दीजिएगा। जो जानकारी मुझे पता अभी तो बच्चों ने भेजा है वो ये है कि सर 568 वैकेंसीज आ रही हैं 3rd वीक जून में पेपर होना है, और 2024 वाला पेपर 3rd वीक ऑफ दिसंबर में हुआ है। 3rd वीक दिसंबर में ही पेपर हुआ था 2024 वाला, और 2025 का कह रहे हैं कि जून में होना है 3rd वीक में। यही इंफॉर्मेशन है बीपीएससी एई के लिए। क्वेरी एक्चुअल में काफी आ रही है इसको लेके, तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। मैं तीनों एग्जाम की चर्चा करूंगा बेटा, मैंने बताया पहले बीपीएससी बता दूंगा, फिर यूपीपीएससी, फिर आरआरबी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आरआरबी वगैरह के भी हैं जो बीपीएससी भरेंगे। क्राउड तो अल्टीमेटली घूम फिर के कॉमन है। एसएससी जेई में भी लगभग लोग 80% क्राउड ऐसा होगा जो एसएससी जेई भी देगा, आरआरबी, यूपीपीएससी, लगभग क्राउड जो है 80% बच्चा तो कॉमन है फॉर्म भरने वाला, कि जब लिमिटेड वैकेंसी है तो फॉर्म तो सभी भर रहे हैं। तो एक तो आपका टाइम और पैसा वेस्ट ना हो, मैं कुछ वैसी अप्रोच बताना चाह रहा हूँ। ठीक, पहले सुन लो ध्यान से, एक एक करके सारे एग्जाम पे बात कर लूंगा। तो इस बार की जानकारी जो मेरे पास आई है वो ये है कि 3rd वीक दिसंबर में पेपर हुआ था, अब जून में होगा 3rd वीक में। लगभग इतनी वैकेंसी है। मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ना, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, ये तो अभी हमारे पास नया नोटिफिकेशन तो आया नहीं, और नोटिफिकेशन अगर हम यूपीपीएससी को ध्यान में रख के चलें
तो कैलेंडर आने में और फॉर्म आने में लगभग कितना अंतर रहा होगा? 20-25 दिन का अंतर रहा होगा। हम मान लेते हैं कि अगर ये पेपर इनको जून में कराना है तो नोटिफिकेशन आप मान लो कि मिड अप्रैल तक आ जाना चाहिए। डिटेल नोटिफिकेशन इसका मिड अप्रैल तक आ जाना चाहिए। तो दो बातें क्लियर हैं कि सर, एक तो ये क्लियर है कि वैकेंसीज आ रही हैं, इतनी वैकेंसी लगभग टेंटेटिव आएंगी, और दूसरी बात क्लियर है, मतलब पहली बात क्लियर एग्जाम होना है, और दूसरी बात अभी जो क्लियर है कि सर अभी के हिसाब से 3rd वीक जून में टेंटेटिव एग्जाम होने वाला है। तो अभी हम तैयारी कैसे शुरू करेंगे? जैसा मैंने अभी बताया, जो कॉमन एरियाज हैं, लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन तो है हमारे पास, जो दिसंबर में पेपर हुआ है, जो नोटिफिकेशन था वो हमारे पास है। तो एक बार उसको देख तो ले, जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कम से कम उसको देख तो लें भाई सिलेबस क्या क्या था। और यूपीपीएससी एई से बहुत कॉमन सिलेबस, कई चीजें कॉमन भी रही हैं, तो वो तैयारी यूपीपीएससी एई के साथ ऑलरेडी चल रही है। देखो ये रहा ऑब्जेक्टिव पेपर जो होना है, आप तैयारी अभी कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर जो होना है उसमें इंग्लिश 50 क्वेश्चन 100 नंबर का 1 घंटे में, 50 क्वेश्चन 100 नंबर 1 घंटे में। हिंदी ये भी 50 क्वेश्चन, तो 50-50 क्वेश्चन इनके आए थे। इंग्लिश हिंदी यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, पासिंग। इंग्लिश हिंदी यहाँ पे क्वालिफाइंग है। जीएस और जनरल इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको ये स्कोर देखा जाए क्वालिफाई करने के, मतलब प्रीलिम्स निकालने के लिए। मेरिट जो देखेंगे प्रीलिम्स में जीएस और जनरल इंजीनियरिंग ये रहा, और ऑप्शनल के 2 पेपर हैं आपके, सिविल के ऑप्शनल 1, 2 और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो इंग्लिश हिंदी जीएस जनरल इंजीनियरिंग 4 चीज हो गई, और आपका टेक्निकल। इंग्लिश हिंदी जीएस जनरल इंजीनियरिंग और आपका टेक्निकल। अब मुझे एक बात बताओ, यूपीपीएससी एई वाला जो बच्चा है, कई बिहार के बच्चे भी कई होंगे जो बीपीएससी देंगे और यूपीपीएससी एई भी दे रहे हैं। अब उनका यूपीपीएससी के लिए हिंदी जीएस ये 2 एरिया तैयार है, और जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपका टॉपिक है उसमें इंजीनियरिंग के भी कुछ सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक तैयार हैं। अब मुझे इसमें क्या समझ आता है कि भाई आरोहन कैसे हेल्प कर सकता है। यूपीपीएससी एई और बीपीएससी में एक तो ये इंग्लिश का डिफरेंस है, एक डिफरेंस है इंग्लिश का, और दूसरा डिफरेंस है जनरल इंजीनियरिंग का, ये वाला। तो ये दोनों टॉपिक अगर यूपीपीएससी एई बैच में डाल दिए जाएं और वहां पे लिख भी दें कि ये बीपीएससी एई के लिए काम आएगा, तो आपका पैसा भी बच जाएगा। और यूपीपीएससी एई वाले में जिन बच्चों को बीपीएससी देना है, कोई पैसा वेस्ट नहीं करने की जरूरत है, काफी चीजें यूपीपीएससी एई में पढ़ चुके हैं, और ये आरोहन आपको हेल्प कर देगा। तो आज ही मैं इसको ऐड कर देता हूं। जनरल इंजीनियरिंग हमने काफी करवाया हुआ था उस समय, एक आध टॉपिक रह रहा होगा वो और ऐड कर देंगे। चलो आज मैं डिटेल में देख भी लूंगा। तो जनरल इंजीनियरिंग और इंग्लिश यूपीपीएससी एई वाला जो बच्चा है आरोहन पर, उसको इसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, उस फोल्डर में ऐड कर दे रहे हैं। तो यूपीपीएससी एई वाले बच्चे बीपीएससी एई जो देना चाह रहे हैं उनका पूरा सिलेबस उस बैच में कवर हो जाएगा। यूपीपीएससी एई बैच में जो बच्चा एनरोल्ड है और उसको बीपीएससी एई भी देना है, तो इंग्लिश और जनरल इंजीनियरिंग दोनों हम उसी में ऐड कर दे रहे हैं। दोबारा कोई एडिशनल फी की जरूरत नहीं है, आरोहन का जो कंटेंट है उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, एक बात तो ये खत्म हो गई। जिनको केवल बीपीएससी एई देना है वो यूपीपीएससी एई में नहीं है, उनके लिए बता देता हूं। तो ये मैंने बताया यूपीपीएससी एई बैच में जो बच्चे हैं उनको जनरल इंजीनियरिंग इंग्लिश ये दोनों ऐड कर देते हैं यूपीपीएससी एई में, तो उनको कोई अलग से फीस की जरूरत नहीं है देने की। बीपीएससी एई का ही बैच किसी को डेडिकेटेड करना है तो आरोहन पर वो बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, एक बार दिखा देता हूं मैं यहाँ। यूपीपीएससी एई वाला बैच तो ये है ही, करंट अफेयर अपडेशन वगैरह जो करना है आपके एग्जाम के पहले इस बैच में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि यूपीपीएससी एई बैच आपका अभी पेपर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसमें करंट अफेयर अपडेशन नहीं मिलेगा, नहीं। इस बैच की वैलिडिटी जब आपने एनरोल किया था उस दिन से 15 महीने के लिए है। तो मुझे इतना समझ है कि यूपीपीएससी एई वाले बच्चे को एसएससी जेई भी देना होगा आगे जाकर, तो उसकी चिंता आप नहीं करें, या कोई यूपीपीसीएस देना चाहेगा तो जो इसमें टाइम पे अपडेशन है, लाइव क्लासेस जो मैं करता रहता हूं, वो एक्सेस इस बैच को रहेगा एग्जाम के बाद भी, क्योंकि और भी एग्जाम आपके लाइंड अप रहेंगे, अननेसेसरी पैसा वेस्ट नहीं करना। ठीक, करंट अफेयर अपडेशन जैसे मैंने अभी कराया, फिर ईएस के पहले कराऊंगा, अब इसमें कोई ईएस वाला बच्चा भी होगा तो वो अपडेशन वगैरह इसको भी रहेगा, वो एक्सेस मिल जाएगा। अब कोई स्टूडेंट है जो यूपीपीएससी एई में नहीं है, अच्छा एसएससी जेई वगैरह के लिए किसी को करना है, ये वाला बैच है।
एसएससी जेई वगैरह के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं या कोई कॉमन बैच आरोहन का जो कई एग्जाम को कवर कर ले, वो ये जीएस बैच, न्यू जीएस बैच वाला जो है ये, इसमें पिछले साल की रिकॉर्डिंग और नए लेक्चर दोनों एक्सेस है इसमें, प्रीवियस बैच और नया बैच दोनों इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसमें भी अभी हिस्ट्री कराऊंगा, वो हिस्ट्री सब एक्सेस इसको भी रहेगा। तो जनरल एसएससी वगैरह एग्जाम है, सीजीएल है, ये वाला बैच कर सकते हैं। यूपीपीएससी एई वाला ये है, बीपीएससी वाला जो यूपीपीएससी एई वाले को बीपीएससी देना है, ये बैच वाला काम कर जाएगा। उसमें सिर्फ बीपीएससी एई का ही डेडिकेटेड एग्जाम देना है और कोई एग्जाम टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो बीपीएससी एई का बैच आरोहन पर ऑलरेडी है। बीपीएससी एई का बैच जो दिसंबर में पेपर लास्ट ईयर हुआ था, उसमें सब कुछ कराया गया था। इसमें करंट अफेयर अपडेशन करना है, नए टॉपिक जोड़ने हैं, जनरल इंजीनियरिंग में कुछ और ऐड करना है, वो सब इसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो जून की आपकी डेट आई हुई है, यूपीपीएससी एई अभी अप्रैल में अगर डेट पे हो जाता है तो फिर हमें क्या करना, हमारा अगला टारगेट ये रहेगा। और ईएस भाई अप्रैल में आरआरबी एससीबीटी2 हो जाए, यूपीपीएससी एई हो जाए, तो फिर हमारा अगला टारगेट क्या बच रहा है, बीपीएससी और ईएस और आरपीएससी, ये 3 एग्जाम हमारे मेन टारगेट है। और कोई तो बैच आरोहन पे लॉन्च नहीं किया मैंने इसीलिए। तो बीपीएससी एई का बैच ऑलरेडी है, इसमें बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, इसमें क्वेश्चन टेस्ट सीरीज कई चीजें कराई थी। कंटेंट में जाओगे लाइन से देखो जो चीजें पड़ी हुई हैं। जनरल इंग्लिश पूरा का पूरा अवेलेबल है, हिंदी जितना आरोहन पे कराया गया वो अवेलेबल है, पर हिंदी और ऐड करना पड़ेगा आपको अपने से भी। जनरल साइंस पूरा का पूरा अवेलेबल, जनरल स्टडीज पूरा अवेलेबल, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, टेक्निकल भी दे दिया था मैंने। आरोहन पे टेक्निकल हमने जो करवाया था, टेक्निकल एक्सेस भी पूरा दे रखा है इनको। तो टेक्निकल तो हमने यूपीपीएससी एई को भी दे रखा है क्योंकि मेंस में आएगा, और बीपीएससी वालों को भी टेक्निकल सब्जेक्ट हमने दिए हुए हैं। सिविल तो पूरा कराया हुआ है, सिविल में एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी खत्म हो गया है, अभी परसों उसकी भी क्लास कंप्लीट हो गई है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग तक पूरा हो गया है। तो सिविल आपका कंप्लीट है पूरी तरीके से। ठीक है, ये देखो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, काफी सारा अवेलेबल कंटेंट इसमें। इसमें जो अपडेट करने की जरूरत है, अब आप ये कहोगे वही गलती फिर यूपीपीएससी वाली कि सर जून की डेट आई हुई है, सारा का सारा फिर लाइव कराया जाए, तो अपने आप सोचो पॉसिबल है? फिर वही अप्रोच है, अभी दिसंबर में एग्जाम हुआ था, सारी चीजें सिस्टमेटिक हुई हैं, जो नई चीजें ऐड करनी है उसको ऐड कर दें, जो हमें नई नई चीजें करानी है उसको ऐड करते जाएं। दोबारा फिर उसी को रिपीट करने का क्या मतलब। हाँ, जीएस वगैरह की जो बात है, जहां आपको डाउट आए वो डाउट पूछो। मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन वगैरह में रिप्लाई करता हूं ऐप पर, क्वेश्चन के फोटो भेजते हो, लगभग आंसर वगैरह बताता हूं मैं। तो कवर करके डाउट जितने हैं वो पूछिए, और जो जो टॉपिक और ऐड होने हैं हम उस पर टारगेट करें। ठीक, तो जैसे यूपीपीएससी एई वाला काम अभी कंप्लीट होने वाला है, फिर हम इस पे पूरी तरीके से और जो बढ़ाना है वो कंटेंट शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गई बीपीएससी एई की बात। और जो डिस्काउंट आरोहन का 20% वाला है वो सब पे ही है, आरोहन के सारे कोर्सेज पे है। चलो ये हो गया बीपीएससी एई की बात कंप्लीट। अब बीपीएससी एई से संबंधित कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो। तो जो लास्ट टाइम पेपर हुआ है दिसंबर वाला, एक बार दिसंबर वाला पेपर देख लो, दिसंबर वाला पेपर देख लो, एनालिसिस निकाल लो उसमें से क्या क्या एरिया। जैसे ये पेपर है, देखो जीएस में ये पेपर आया था 2024 का ही, आरोहन पे पेपर अवेलेबल है, इंस्ट्रक्शन वगैरह देखो सब दे रखे थे इन्होंने, उसके बाद क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो कम से कम देख सकते हो ना किन किन एरिया से क्वेश्चन आए थे, जनरल इंजीनियरिंग में क्या पूछा गया था। और जनरल इंजीनियरिंग टफ नहीं आता है, क्वेश्चन देखोगे टफ नहीं आता है, क्वेश्चन आसान आसान आते हैं। यूनिट पूछ लेगा, डायमेंशन पूछ ले, ऐसे से क्वेश्चन भी आए हुए थे। तो ये सब देखो, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी है, तो वही सब एरिया जो आपने आरआरबी के लिए भी पढ़ा हुआ था, यूपीपीएससी एई में भी 25 क्वेश्चन जो आएंगे प्री मेंस, और यहाँ पे भी कॉमन है। पैरालंपिक गेम में मरियप्पन थंगावेलु, मनीष नरवाल, अवनी लिखारा 2 मेडल कौन जीता, एज इट इज क्वेश्चन है क्लास के। ठीक है, आईसीटी का क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब पेपर देखोगे, सिलेबस देखोगे लास्ट टाइम का, खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या क्या पूछेगा। 42nd अमेंडमेंट किस साल हुआ था, 1976, 50 बार बताया हुआ है पॉलिटी के अंदर। बस पॉइंट क्या है, पढ़ो, पढ़ोगे तो सब बनेगा। ठीक है, तो बीपीएससी यही जो टारगेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन भले अभी नहीं आया, जो दिसंबर में पेपर हुआ है उस पेपर को निकाल के एनालिसिस शुरू कर सकते हो, और जो क्लियर है कि आएगा ही आएगा वो पढ़ के तैयार कर लो। जीएस का पोर्शन है आपका यहाँ पर, जीएस के अलावा हिंदी आएगा मान लो, तो ये सब एरिया तैयार करके रख सकते हो। ठीक है, यूपी पीएससी एई, अब इसकी चर्चा कर लें जरा।
यूपीपीएससी एई जितनी जरूरत थी सब इसमें कंप्लीट हो गया है, हद से ज्यादा, मतलब जितना कराना था, थोड़ा मार्जिन लेके भी चीजें सब इसमें कवर हो गई हैं। इसमें केवल आपका जो नहीं कराया गया वाटर रिसोर्सेज वाला एक टॉपिक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे तो पूरे सिलेबस में से, इतना बड़ा सिलेबस था पहाड़ की तरह, वाटर रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में मैंने, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना यहां पर, इन्वायरमेंट के अंदर मैंने आपको वाटर शेड टॉपिक लिख भी दे रहा हूं यहां, वाटर शेड, वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, ड्रिप इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ये सब पढ़ाए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब जो टॉपिक हैं, उसके वेटलैंड्स, एक तो आपका वाटर कंजर्वेशन में यहां से क्वेश्चन आएगा, वाटर फुटप्रिंट, वाटर कंजर्वेशन के ही टॉपिक हैं ये सब एरिया आपको एनवायरनमेंट में कराए हुए हैं, ये चीजें एनवायरनमेंट में कराई हुई हैं। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज सिविल वाले जो हैं, ये इनका टॉपिक ही है, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, वाटर साइकिल वगैरह, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हैं, सिविल का ये कोर एरिया है, उनको यहाँ दिक्कत है नहीं। एनवायरनमेंट इस टॉपिक पढ़ाए भी हैं, सिविल वालों का कोर एरिया, यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मेनली इनके लिए हमें कुछ कराना पड़ेगा, एनवायरनमेंट वाला एरिया के अलावा भी इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। इतनी सी बात है वाटर रिसोर्सेज में। और एक टॉपिक एआई मैंने आईसीटी में पढ़ाया, साइंस एंड टेक में कई अपडेशन बताए, नई चीजें बताई, एआर के कोर टर्मिनोलॉजी वगैरह नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा भाई। 22 टॉपिक आपके यहाँ, फिर हिंदी, फिर आपका पूरा पूरा जीएस, इतना सिलेबस में से अगर एक ये नहीं भी करोगे, और इसमें से भी इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, एआई क्या होता है आईसीटी में, साइंस एंड टेक में जेमिनाई वगैरह बता चुका हूं, इससे ज्यादा नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। अननेसेसरी खुराफात मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, इतना सिलेबस है और पढ़ लो, ठीक। तो एआई में बहुत टाइम मत लगाओ, एक दो क्लास करानी है करा भी दूंगा पर पढ़ नहीं पाओगे, फिर मैं कह रहा हूं जितना कवरेज है, बहुत कवरेज है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक। 22 के 22 नहीं कर पाओगे, तो इसके चक्कर में नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा। वाटर रिसोर्सेज में कुछ चीजें एनवायरनमेंट में हुई है, पर मैं थोड़ा इस चीज में सोच रहा हूं कि अलग से 5-6 लेक्चर कुछ करवाए जाएं, कर पाओगे तो बताओ, कराने को करा देंगे, पर उसमें आप तैयार कर पाओगे तो मुझे बताओ, क्योंकि सिविल वालों को इसकी जरूरत नहीं है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले करना चाहें तो बताएं, मैं किसी टीचर को बोल के फिर या तो ये एरिया अलग से करा दूं। अगर आप इंटरेस्टेड होगे भाई बहुत ज्यादा कंटेंट मुझे नहीं करना है, 5-6 क्लास में शॉर्ट में करवा दो, आप कहो तो मैं इसको करवा देता हूँ, 5-6 क्लास शॉर्ट में करना है तो बोलो उसको करवा देते हैं, पर उतना कर पाओगे, मैं बार बार डाउट उसी बात पे है, ठीक है। यूपीपीएससी एई के लिए मैं आपको एडवाइस ये करना चाह रहा हूं, जिसका भी सिलेबस एक बार देख लो बच्चे, 70% सिलेबस अगर हो चुका है तुम्हारा, 70% सिलेबस अगर हो चुका है तो 70% के बाद तुम क्या करो, जितना टाइम पर डे जितना पढ़ रहे हो, पर डे जितना पढ़ रहे हो, उसमें इस समय आपकी अप्रोच होनी चाहिए 60% टाइम रिवीजन और क्वेश्चन को दो। पर सभी को टाइम कम मिला है ना, दिसंबर में क्लियर हुआ कि एग्जाम होगा, अप्रैल में अगर टाइम पर हो जाता तो टाइम सबको कम मिला। 60% टाइम जैसे जैसे डेट नजदीक है, रिवीजन क्वेश्चन का टाइम बढ़ना चाहिए, नया टॉपिक कोई ऑनगोइंग है या पढ़ रहे हो, 40% लगभग समय नए टॉपिक को दो। जैसे जैसे टाइम नजदीक आए, रिवीजन क्वेश्चन का टाइम बढ़ते जाना चाहिए, 40% नए टॉपिक को, 70% के ऊपर जिनका कवरेज हो चुका है वो रिवीजन क्वेश्चन का टाइम बढ़ा दें और नए टॉपिक का टाइम घटाते जाए। क्लियर है? अब इस समय ये करना चाहिए, और 2-4 दिन में डेट क्लियर हो ही जाएगी, 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा टाइम पे होगा या नहीं होगा। पॉइंट समझ आ गया? तो 60% टाइम रिवीजन एंड क्वेश्चंस को देना है और नए टॉपिक को 40%, 70% से ऊपर सिलेबस जिनका रेडी है, यही अप्रोच रखनी है। तो एक दो टॉपिक के चक्कर में नहीं भी पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, इतना कवरेज है यार, इतना कंटेंट है, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेरी है पहले वो पूछो, यहां तक जिसकी जो क्वेरी है पहले वो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूं। आरआरबी के लिए मैं चर्चा करता हूं उसके बाद, पहले यहां तक जो क्वेरी पूछ लीजिए। एक सेकंड, एक एक करके क्वेरी देख ले।
राना, आरोहन का जीएस आपने पूरा कर लिया है? आरोहन वाला जीएस अगर आप कवर कर लोगे, बीपीएससी का स्कोर इंप्रूव करता जाएगा। बीपीएससी का स्कोर आपका वो करता जाएगा इंप्रूव, क्योंकि सिलेबस वास्ट है। जीएस में एक रिवीजन तो जरूरत है। पढ़ाया लगभग कवरेज करा रखा है, पर पूरा याद नहीं रहेगा। रिवीजन एक बार कर लोगे तो जीएस भूलेगा नहीं। बीपीएससी एई में भी जीएस में दिक्कत नहीं होगी, स्कोर इंप्रूव होगा रिवीजन से। सारा पढ़ लिया, रिवीजन एक बार भी कर लोगे तो इंप्रूव होता जाएगा। जितनी रिवीजन उतना इंप्रूव होगा। गुड स्कोर यूपीपीएससी एई में 50 से 55% अपूर्व। अगर एग्जाम 20 अप्रैल को हो जाता है तो 50 से 55% बहुत स्कोर होगा। ये क्वालिफाई करने के लिए 50 से 55% कम नहीं है। पर ध्यान देना, जीएस, हिंदी और एप्टीट्यूड तीनों को बैलेंस करके चलना। कहीं पता लगा कि ये रूल बना के बैठे हो कि सब में क्वालिफाई करना है, तो बिल्कुल ध्यान रखो, जीएस, हिंदी, एप्टीट्यूड तीनों को बैलेंस करके चलना। ये गलती मत कर देना कि जीएस के 25 छोड़ दिए और यहां ज्यादा कराए। बैलेंस तीनों में बना के चलना, क्योंकि पता नहीं चलता, ये पता लगा तीनों में अलग अलग क्वालिफाइंग सोच के बैठे हो। तो तीनों में बैलेंस करना। ये गलती बिल्कुल मत करना कि 25 में से यहां 2 किया और यहां ज्यादा कराए। तीनों में बैलेंस बना के चलना होगा। टेस्ट सीरीज वगैरह में भी आदत ऐसे डालो। टेस्ट सीरीज आरोहन पे चल रही है। जो टेस्ट सीरीज का ही बता देता हूं मैं। यूपीपीएससी एई के एक तो टेस्ट सीरीज सेपरेट थी, शुरू में ही बोला था। ये टेस्ट सीरीज है। यूपीपीएससी एई कोर्स अलग था, टेस्ट सीरीज अलग थी डे 1 से। अब इसमें जो आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल था, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ये था। सारे टेस्ट हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिर 3-3, 4-4 सब्जेक्ट मर्ज करके टेस्ट कराए थे। ये सब हो गया था। बिल्कुल लास्ट में आपका ये बच रहा है, 30 मार्च को 3 फुल लेंथ होने थे। कल परसों में अपलोड हो जाएगा। ये 30 मार्च को 3 फुल लेंथ होने थे, कल परसों में अपडेट हो जाएगा। ये आपकी टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ में स्पेशली मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि 5 फुल लेंथ जो होने थे उसमें कुछ टेस्ट को टफ रखें, कुछ को मॉडरेट रखें, कुछ को इजी रखें। पेपर का लेवल कैसा भी आए, तीनों चीज के लिए तैयार रहें। वो ऑलरेडी बोला हुआ है, कुछ को टफ रखना है। जैसे फुल लेंथ में पहला टेस्ट देखे हो कुछ टफ लगा होगा, दूसरा वाला रिलेटिवली इजी था। तो मॉडरेट, टफ, इजी हर तरह का मिलेगा आपको इसमें। चलो टेस्ट सीरीज की बात खत्म। हाँ, कोई क्वेरी किसी की यहां तक रह गई तो पूछ लो पहले। भाई स्टेट वगैरह में जो वैकेंसीज आ रही हैं एई वगैरह में, 50% तो सिविल ही है। 50% तो सिविल अकेले ही है। 50% सिविल निकाल दो और लास्ट टाइम से कंपेयर कर लो परसेंटेज। शुभम, अंदाजा लास्ट टाइम वाले से अंदाजा लगा लो। आदित्य, 22 में से 2 या 3 छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस इतना है यूपीपीएससी का, 1-2 टॉपिक छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं कर पाएगा। कहने को कोई कुछ भी कह जाए, चाहे खुद टीचर भी क्यों ना हो, वो भी ना कर पाता। प्रैक्टिकल बात यही है, 22 के 22 कोई नहीं कर पाएगा। पर जितना पढ़ो क्वालिटी पढ़ो। देखो तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट तुम्हें एप्टीट्यूड वाले में इतने क्वेश्चन दिखेंगे कि अकेले इन्वायरमेंट से ही जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें कई सारे टॉपिक कवर होंगे। बहुत हेल्प करेगा वहां पर। मुझे पहले से मालूम है, एनवायरमेंट जो मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिलेंगे। वाटर कंजर्वेशन से मैच करेगा, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे वहां से। तब आप याद करोगे एनवायरमेंट में से कितना हेल्प हुआ। मैंने बताया चंद्र प्रकाश, 70% सिलेबस अगर कवर हो गया है तो रिवीजन क्वेश्चन का टाइम बढ़ाओ। चंद्र प्रकाश, फोल्डर को डिस्टर्ब करने की बात नहीं है। मैं बीपीएससी ए लिख दूंगा फोल्डर पर। जनरल इंजीनियरिंग और इंग्लिश मैं अलग से बीपीएससी यूपीपीएससी ए के फोल्डर में लास्ट में बीपीएससी ए रिलीवेंट लिख करके उसमें ऐड कर दूंगा। तो वो आपको यूपीपीएससी ए के लिए नहीं देखना, बीपीएससी ए के लिए अलग एक फोल्डर बना दूंगा आपके कोर्स में। अब उसके लिए पैसा ना खर्च करना, मैं तो यही सोच रहा हूं ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में कम से कम आदित्य मॉडर्न इंडिया और बुद्धिज्म, जैनिज्म इतना तो कर ही लेना। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है यूपीपीएससी एई में। और कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ें।
यूपीपीएससी एई बैच में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं यार, इसमें बोल रहा हूँ बीपीएससी का कि बिल्कुल लास्ट में फोल्डर बना के डाल देंगे, जब इससे फ्री हो जाना लास्ट में देख लेना। सबसे लास्ट में एक फोल्डर बना दूंगा, बीपीएससी एई लिख भी दूंगा उस पर, उसमें इंग्लिश और जनरल इंजीनियरिंग ऐड कर देंगे। और जगह लोग सोचते हैं कि कंटेंट ऐड हो जाए, यहाँ ऐड हो रहा है तो परेशान हो, बाकी जगह इसके लिए फीस लगाई जाती और यहाँ फ्री में ऐड हो रहा है तब भी डिस्टर्ब हो रहे हो। उस पर बीपीएससी एई लिखा रहेगा, यूपीपीएससी एई के लिए मत देखो उसको। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना यूपीपीएससी एई में यार। आपको यूपीपीएससी एई का पुराना पेपर भी तो करवाया था, पिछला पेपर सॉल्व भी करवाया हुआ है। चलो ठीक है, लगभग क्वेरी कंप्लीट हो गई है। कोई और क्वेरी किसी का है तो बताओ। आरपीएससी का भी ऐड कर दो। आरपीएससी इसमें नहीं होगा हर्ष, वो बिल्कुल अलग कहानी है, वो 50% भी मैच होता हुआ टॉपिक नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, उसको पूरा ऐड नहीं कर पाएंगे। देखो आरपीएससी का ही बता दे रहा हूं मैं, इसकी जो क्वेरी आ रही है आरपीएससी में, यही बता दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। आरपीएससी एई के पेपर में भी टाइम है, उसमें भी जो कॉमन जीएस है वो सब तो आरपीएससी को भी दे रखा है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो कॉमन जीएस का पार्ट है वो आरपीएससी को भी दिया हुआ है। इस बार सिलेबस भी देखो कितना चेंज किया है इन्होंने, 40% राजस्थान लोकल भी आएगा। तो राजस्थान लोकल की 5 क्लासें हमने करा दी हैं, और भी करानी है, 5 लेक्चर इसके करा दिए हैं, अभी और कराने हैं, उनके पीडीएफ भी दिए हैं मैंने बना के। सबसे ज्यादा डिमांड जो बच्चों की आ रही है कि सर आपने 2018 वाले बैच में सोशल एस्पेक्ट पढ़ाया था जो आरपीएससी मेंस में आता है, लगभग 100, उस समय तो 100 मार्क्स का था। सोशल एस्पेक्ट पूरा का पूरा कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो, ये सब एग्जाम खत्म हो जाएं। इसका तो प्रीलिम्स ही सितंबर में डेट दी है, मेंस फिर 4-5 महीने बाद होगा। तो सोशल एस्पेक्ट में हमारे पास पूरा पूरा टाइम है, इसका पूरे नोट्स क्लास वो सब मुझे करा कर देना है। 2018 में भी कराया था मैंने। इसकी डिमांड बहुत है राजस्थान के बच्चों की, तो चिंता नहीं करो। आरपीएससी का जो बैच है बाकी कवरेज तो है ही, एसएससी जेई या जो भी एग्जाम तुम्हें देने वो सारा कवरेज तुमको मिल ही रहा है। राजस्थान लोकल की 5 क्लासें कराई हैं, अभी पेपर हुआ था एक, 5 लेक्चर में से 8 क्वेश्चन आए थे उसमें। अभी जो पेपर हुआ आरएसएसबी कौन सा वाला, उसमें 8 क्वेश्चन इसी 5 लेक्चर में से हैं। पीडीएफ से मैच कर लोगे 8 क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि 5 ही लेक्चर करा पाया था मैं उसके लिए, क्योंकि बैच हमारा एई का है, पर उनकी डिमांड थी कुछ पहले करा दिया जाए, 5 लेक्चर हो पाए थे। तो सोशल एस्पेक्ट 100 मार्क्स के लगभग ये पूरा कराना ही है। तो एक बार ये आपका अप्रैल की जो डेट है 20-22 तारीख ये निकल जाए तो फिर ये सब धीरे धीरे कुछ ना कुछ चलता रहेगा। पर अभी जो बाकी एग्जाम लाइन अप है जरा वो कवर कर लें, इसमें टाइम है हमारे पास। इसके पीडीएफ लेक्चर जो कराना है सब प्रॉपर होगा, पर वो इस बैच में होगा। अब ये मत डिमांड करना कि सर राजस्थान वाला पूरा यूपी वाले में ऐड कर दो, ये डिमांड मत करिए, क्योंकि ये 100 घंटे लगभग ले जाएगा सोशल एस्पेक्ट। इतना सिलेबस ऐड कर दिया है, ये 70-80 घंटे तो मान ही लो, 100 भी नहीं तो 70-80 ले ही जाएगा। प्लस सारा मुझे बना के इसमें देना है कंटेंट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आएगा, मेंस में आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव पूछेगा। ठीक, तो सारा प्लान दिमाग में है मेरे, पर जरा यूपीपीएससी एई से फ्री हो जाए, क्योंकि पहाड़ जैसा सिलेबस है, बहुत टाइम तो उसी के लिए चाहिए था। इकोनॉमी जीके एंड करंट अफेयर के साथ कराया सूर्य नारायण, नॉर्मल एग्जाम के लिए जितनी जरूरत है, सिविल सर्विसेज के लेवल का इकोनॉमी नहीं है वो, नॉर्मल एग्जाम में जो इकोनॉमी आता है जीके एंड करंट अफेयर के साथ कराया हुआ है। आरआरबी जेईई यूपीपीएससी में ब्लंडर हो रहा है, कुछ सजेस्ट। मैंने सत्येंद्र पहले ही बताया था, सीबीटी 1 जो क्वालिफाई कर चुके, सीबीटी 2 ही टारगेट करो। एक एग्जाम का प्री निकल गया तो पूरा फोकस मेंस पे होना चाहिए, बजाय कि हम दूसरे पेपर के पीछे भागे, क्योंकि वहां फिर मेंस होगा। एक एग्जाम में प्री की तैयारी कर रहे हो और एक एग्जाम में प्री निकल चुका है, तो तुम्हारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए, जिसका मेंस होने वाला है। एक पेपर जहां आपका प्री निकल चुका और एक में प्री होना है, तो मेन टारगेट तुम्हारा किस पे होगा, जो प्री निकल गया उसके मेंस पर। तो आरआरबी जिन्होंने क्वालिफाई किया, मैंने 1000 बार तुमको बताया, आरआरबी सीबीटी 1 निकल गया, तुम्हारा पहली प्रायोरिटी आरआरबी सीबीटी 2 होनी चाहिए, क्योंकि यूपीपीएससी अभी प्री होगा फिर मेंस होगा तब इंटरव्यू नंबर आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, जहां प्री क्वालिफाई हो गया उसके मेंस पे फोकस करोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन बात नहीं। 4 नावों में मत छोड़ो, एग्जाम की डेट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तुम इसको टारगेट करो, यूपीपीएससी अगर पोस्टपोन डेट हुई तो किस्मत की बात, आगे मौका मिलता नहीं मिलता, पर फिलहाल जहां प्री निकल गया है उसके मेंस को टारगेट करो। और यहाँ पे आरोहन का रिजल्ट तुम देखना बेस्ट जाएगा, क्योंकि इसका नॉन टेक जो है, अब इसमें एक टॉपिक एनवायरमेंट है, ये सब पूछेगा, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे बच्चे।
मुझे पहले से मालूम है रिजल्ट कि आरआरबी CBT2 में नॉन टेक जो आपका आएगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा इसके अंदर। टेक्निकल टफ आता नहीं है, टेक्निकल इसका सिंपल आता है। नॉन टेक में ही खेल होगा इसमें, लगभग 50 क्वेश्चन तो आपका घूम फिर के नॉन टेक ही है। पर पढ़ो यार, बस सारी बात का मतलब यह पढ़ो। सारी प्लानिंग सब चीज तभी काम आएगी जब पढ़ोगे। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि बीपीएससी में कॉन्ट्रैक्ट वालों को, अब यार ये सब चीजों में मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने आपको बता दिया जो क्वेरी आ रही है आरोहन से क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया। अब ये पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा जो स्टेट का है उसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूं। यशवंत जो आप लिख रहे हो ना, MS एक्सेल का क्वेश्चन आ जाता है, MS वर्ड का आ जाता है, इसीलिए मैंने बोला आईसीटी में हमने कई चीजें पढ़ा दी हैं, कंप्यूटर बेसिक पढ़ाया, पर कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर लगाना। कंप्यूटर के लिए खासकर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आईसीटी में हमने पढ़ाया तो है, पर कंप्यूटर के क्वेश्चन लगा दोगे, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, कोई कमांड पूछ लिया, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। SSC में आता भी है, कई एग्जाम में आता है ये। क्वेश्चन जितने लगाओगे कंप्यूटर के तो उससे काम बन जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन बहुत होता है। जनरल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन भी लगा लिए, घूम फिर के पूछेगा वही। कंपाइलर का काम क्या है, C लैंग्वेज के बारे में, फादर ऑफ प्रोग्रामिंग, ऐसे करके क्वेश्चन। तो कंप्यूटर क्वेश्चंस लगाने से बहुत कवर हो जाता है, कोई बहुत कंसेप्चुअल चीज नहीं करनी है इसमें आपको, जनरल बस क्वेश्चन लगा लोगे, क्वेश्चन से बहुत हेल्प हो जाएगी। मेमोरी के क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने आपको इसमें आईसीटी में पढ़ाए हुए हैं। OSI लेयर आ जाए, लैन मैन वैन आ जाए, ये सब तो आईसीटी में कराया ही हुआ है। आईसीटी में उल्टा थोड़ा हायर लेवल का ही बताया हुआ है। कोई और क्वेश्चन किसी का? ओके, चलो दोनों बातें कंप्लीट हो गई। अब आरआरबी वाला जो मैं कह रहा था कि आरआरबी पेपर अच्छा होना चाहिए। आरआरबी 22 अप्रैल की डेट आई है जेई की, आपका करंट अफेयर उसमें 20 मार्च तक का मतलब था, तो 20 मार्च तक का हमने करा दिया। करंट अफेयर जो उसमें आना था 20 मार्च तक वाला जो हमारा मतलब था, 20 मार्च तक का उसमें करा भी दिया। तो करंट अफेयर भी कंप्लीट है, उसमें करंट अफेयर ही रह गया था, करंट अफेयर भी करा दिया है। अब कल यूपी लोकल की क्लास होगी, कल यूपी लोकल कंप्लीट कर देंगे। अब उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस रहेगा मेन। अब अगला जो काम है क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा। क्वेश्चन पे रीजन इसलिए, आरआरबी के मतलब का भी है, यूपीपीएससी एई भी अप्रैल में ही है, कई एग्जाम के लिए क्वेश्चन काम आ जाएंगे। CBT2 का जो सिलेबस है एक बार देख लें। यूपी लोकल कल क्लास होगी आपकी 6:30 बजे, चौथा लेक्चर है उसका। यूट्यूब पे जो लोग पूछ रहे थे कि यूपी लोकल के बाकी 2 लेक्चर कहाँ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब वाले पे, यूपी लोकल यूपी स्पेसिफिक जीएस की प्लेलिस्ट है। शुरू के 2 लेक्चर जो लास्ट ईयर कराए थे वो भी हैं, तीसरा कल कराया था, चौथा कल होगा। प्रॉपर प्लेलिस्ट यूपी स्टेट जीएस वाला पड़ा हुआ है, वो आपका यूपी आरओ में काम आएगा। उसके अलावा आरओ के अलावा यूपी पीएससी एई में क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेट पीसीएस में, तो स्टेट एग्जाम में यूपी वाला काम आ जाएगा। जो CBT2 है, हाँ ये रहा CBT2 के लिए। आरआरबी CBT2 वाले जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी से हमने पढ़ाया था 10th लेवल तक का, ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा। यहाँ से 15 क्वेश्चन है, 12 तक क्वेश्चन आपको क्लास से मिल जाएंगे। 15 में से 12 तक क्वेश्चन आपको क्लास से मिल सकते हैं इसमें। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आईसीटी मैंने जो पढ़ाया और कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर लोगे, 7 तक क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं। आईसीटी प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा लगाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन एग्जाम में कंप्यूटर आता है उनके क्वेश्चन ज्यादा लगा लो, क्वेश्चन से ही रिपीटेशन देखने को मिल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा वैरायटी यहाँ पर नहीं है, 6-7 क्वेश्चन आपके लगभग यहाँ से निकल सकते हैं। इन्वायरमेंट 10 में से कम 8 क्वेश्चन बनेंगे आपके, एज इट इज क्लास से 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो एरिया है, और जनरल अवेयरनेस, पर जनरल अवेयरनेस में क्या है आपका, आईसीटी, इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 चीजें निकल गई। अब यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 15 नंबर में ही सिलेबस ज्यादा है, पर ये आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, CBT1 दिए होगे तब भी पढ़े होगे। ये वाले सब्जेक्ट जीके, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
क्लास से तो कम से कम आपको 15 में से 11 क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ पर बस वही बात है कितने सब्जेक्ट किसने कर रखे हैं, क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर बड़ा एरिया है। क्लास से आपको इसमें 11 से 12 क्वेश्चन नजर आ जाएंगे जो क्लास के एज इट इज, जब नोट्स उठा के देखोगे क्लास से मिलेगा। पर वही है कि इसमें कवरेज किसने कितना कर रखा है, क्लास पूरी हो भी रखी है कि नहीं। फिर मैं एडवाइस यही करूंगा, छोटे टॉपिक पहले कर लो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, इसमें तो लाइफ साइंस नहीं आ रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन आएंगे एक सब्जेक्ट करके, क्लास में से लगभग 12 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईसीटी और कंप्यूटर क्वेश्चन लगा लोगे अगर, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर लेते हो, पीवाईक्यू ज्यादा लगा लेते हो, तो 10 में से 6-7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहां मिलेंगे। एनवायरमेंट 10 में से 8 मिलेगा। एनवायरमेंट जितना मैंने पढ़ा रखा है, अगर एनवायरमेंट पूरा कर रखा है, 10 में से 8 क्वेश्चन कम से कम यहां मिलेंगे। ठीक है, ये 3 करने के बाद तब जनरल अवेयरनेस को सोच सकते हो। पहले छोटे छोटे वाले एक एक सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री किया इतना हो गया, आईसीटी कंप्यूटर एनवायरमेंट 3 सब्जेक्ट करके इतना कवरेज हो गया। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, क्योंकि टॉपिक ज्यादा है इसमें, वेटेज 15 ही नंबर का है, वेटेज 15 ही नंबर का है, तो 15 में से आपको जीके करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लगभग लोगों ने पढ़ रखा है, 15 में से 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी मिलेगा। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया याद रहता है, मॉडर्न इंडिया याद रहता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म। यहां से आपको क्लास से तो क्वेश्चन मिलेंगे 15 में से लगभग 12 क्वेश्चन, एक दो भूल भी गए, एक दो गलत भी कर दोगे 10 तक बन जाएगा। पर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव तुक्का ज्यादा मत लगाना, इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ लेना। नेगेटिव मार्किंग वगैरह का क्या है सीबीटी 2 में, अननेसेसरी तुक्के मत लगाना कि आता वो क्वेश्चन भी गलत करो। 80% तक श्योरिटी है तब तो क्वेश्चन पे रिस्क लेना, 50-50% चांस है मत करना। 80% तक श्योरिटी है तब तो रिस्क लेना, 50-50 चांस है मत करना। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आपका जो होना था 20 मार्च तक का करा दिया है, अब इसमें और ऐड मत करो। अगर पेपर 22 अप्रैल को ही होना है तो और करंट अफेयर ऐड करने की जरूरत नहीं है, A to Z पूरा कंप्लीट है ये बैच। नॉन टेक इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट है, नॉन टेक में इसमें कुछ ऐड नहीं करने की जरूरत है। टेक्निकल आरोहण पे जितना अवेलेबल है काफी सारा हमने फोल्डर में आपको दे दिया है, फोल्डर में देखोगे आरआरबी फुल कोर्स में टेक्निकल जो अवेलेबल है काफी इसमें दे दिया गया। ठीक है, लक्ष्य पटेल, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड खत्म नहीं हो रहा, किसने कहा है पूरा करने को? कह रहा हूं 70% से ऊपर सिलेबस अगर हो गया है, क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज लगाओ, रिवीजन करो। कैसे कहा जाए, डे 1 से बोल रहा हूं 100% सिलेबस चक्कर में मत पढ़ो। 70% से ऊपर हो गया काफी है भाई, कोचिंग उतना करा देगा, तुम उतना कर पाओ तब भी तो बात है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, कंप्यूटर के लिए इसने देखो बोला भी है, यहाँ पर टॉपिक लिख भी दिया है। अच्छी बात यह है कंप्यूटर का टॉपिक लिख भी दिया है, तो इसमें गड़बड़ मत करना। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रखा है मैंने, सीपीयू के अंदर क्या होता है, मेमोरी सब पढ़ा रखा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं पढ़ाया हुआ है, रैम रोम ईपी रोम पढ़ाया हुआ है, नेटवर्किंग पढ़ा रखा है, वेबसाइट वेब ब्राउजर, ईमेल सिक्योरिटी, इंटरनेट, आईपी प्रोटोकॉल पढ़ाए हुए हैं। ये जनरल क्वेश्चन जो आ जाते हैं ना, कोई कमांड का नाम, एमएस ऑफिस से संबंधित, लिनक्स, यूनिक्स, ये कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये 2-4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, बाकी आईसीटी में लगभग पढ़ाए हुए हैं मैंने। इसमें कंप्यूटर वायरस भी पढ़ाया हुआ है, स्पैम क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, ये सब चीजें बताई हुई हैं। तो इसमें से भी मैक्सिमम कराया हुआ है, थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू लगा के कवर हो जाएंगे। पीवाईक्यू जरूर लगा लेना कंप्यूटर में, प्रीवियस सीजन एग्जाम्स में आता है कंप्यूटर, काफी वहां से कवर होगा। आईसीटी में तो बताया भी काफी कुछ है, पर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो प्रीवियस ईयर से ही कवर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलो यहां तक सारी कथा समाप्त। अब जितनी भी क्वेरी थी इन जनरल सारी चीजें बता दी। एनवायरमेंट देखना जरा, लग रहा है तुम्हारी कॉपी से बनाया है। एसी ड्रेन, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग लाइन से पढ़ाए वो तीनों। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन 2-3 लेक्चर का है, सारा कराया हुआ है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या होंगे, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट पहले ही चैप्टर है। कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या क्या है हमारे पास, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह बताया हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आएगा, क्योटो वगैरह से क्वेश्चन पूछेगा, ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन पूछेगा, स्मोग से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब तो एज इट इज एनवायरमेंट तो जितना पढ़ लिया आपने किसी भी एग्जाम के लिए बहुत है। एनवायरमेंट बाहर नहीं जाएगा, चाहे ईएस एएस कोई पेपर दे लो। ठीक है, ठीक है, चलो सारी कथा समाप्त। अब जो चीजें रह गई हैं उन पे पहले फोकस करेंगे। कल यूपी लोकल की क्लास है, उसके बाद क्वेश्चन पहले शुरू करूंगा। कल यूपी लोकल कंप्लीट कर देंगे, चौथा लेक्चर, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा परसों से।
ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। कोई और किसी का डाउट है तो पूछ लो। यूट्यूब में जो बच्चे सेशन देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। बीपीएससी एई के लिए मैंने बोल दिया, पूरा लाइव जरूरत नहीं है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तो नहीं बदलने वाला है, ये तो वही का वही रहेगा। हमें अपडेट करनी है जो चीजें नहीं हुई, मान लो करंट अपडेशन वगैरह करना होगा। बिहार पीएससी जून में होगा तो मिड मई तक का करंट अफेयर आएगा। बिहार लोकल में चलो कुछ ऐड करना होगा, या जनरल इंजीनियरिंग में कुछ ऐड करना होगा। तो जो टाइम है उसमें जो एडिशन की जरूरत है, एडिशन हम करते जाएंगे। बाकी बहुत कवरेज है उसमें, जो डाउट आए वो पूछते जाओ, डाउट में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करा देंगे। लक्ष्य पटेल, क्वेश्चन मिक्स होंगे। अब एक एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन करोगे क्या? मिक्स क्वेश्चन होंगे यार, एक एक सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या मतलब है? 30 सब्जेक्ट है तो 30 दिन में फिर एक एक सब्जेक्ट का करेंगे क्वेश्चन। यूपीपीएससी यही तुम्हारा अगर 20 तारीख को हो जाता है, अब जितना दिन है उसमें एक एक सब्जेक्ट का करेंगे तो 30 दिन है तुम्हारे पास, मिक्स करना पड़ेगा ना क्वेश्चन। और सब्जेक्ट वाइज हमें टेस्ट सीरीज में दिया नहीं था क्या? जब टाइम था जिस चीज का तब तो किए नहीं, अब कह रहे हो सब्जेक्ट वाइज। टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया हुआ था, तो टेस्ट सीरीज हमने शुरू में सब्जेक्ट वाइज ही कराया, तब आपने नहीं किया। एक्सप्लेनेशन भी सारे दिए हुए थे, अब तो मिक्स क्वेश्चन ही करने हैं ना। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। एसएससी जेई के लिए पॉलिटी न्यू बैच से कर लिया, ज्योग्राफी हिस्ट्री प्रीवियस से कर ले। हिस्ट्री में सौरभ कुछ बदलेगा नहीं लाइव में, क्योंकि देखो एग्जाम तुम्हारे कई सारे लाइंड अप हैं। अब मैं सब छोड़ के हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं तो अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नए नए टॉपिक जो और एग्जाम में आएंगे, जैसे अबाउट डीएफसी, सीआईएल, रेलवे, ये भी एक एग्जाम में आपका आना है। तो जो नए नए टॉपिक है, करंट अपडेशन है, वो पहले करा दूं ताकि एग्जाम लाइंड अप है वो खत्म हो जाए। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगा लाइव में, पर हिस्ट्री बदलेगा नहीं, वही रहेगा जो लास्ट टाइम भी पढ़े हुए हो। आरोहण को स्टार्ट हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पुराने लेक्चर नहीं है और इनमें कुछ बदलना नहीं, हिस्ट्री वही का वही रहेगा जो पहले पढ़ चुके हो। लाइव में हिस्ट्री फिर से होगा, आपको एक्सेस भी रहेगा, पर जो अभी अपकमिंग एग्जाम है वो निपट जाए तब। पिछले वाले से भी हिस्ट्री कर लोगे, बहुत अच्छा कवरेज हिस्ट्री का है और सब पढ़ाया हुआ है। हिस्ट्री में कुछ बदलना भी नहीं है, बेहतर है उसको पढ़ के क्वेश्चन पूछते जाओ मेरे से, जितने डाउट आए क्वेश्चन लगाओ। हिस्ट्री में क्या बदलेगा मुझे बताओ, करंट अफेयर तो नहीं आएगा उसमें। ज्योग्राफी में भी अभी सब पढ़ाया हुआ है, 1.5 साल में कोई डाटा भी नहीं बदल गया इतना ज्यादा। इस साल में फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा, पर कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अभी जो एग्जाम लाइन है वो खत्म हो जाए पहले, पर जब लाइव में कराऊंगा तो लाइव का एक्सेस फिर से रहेगा। पर हिस्ट्री कोई पहले कर चुका है तो दोबारा लाइव की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। जब मैं लाइव में हिस्ट्री ज्योग्राफी दोबारा कराऊंगा भी तो भी एक्सेस रहेगा पुराने बैच को, पर जो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ नहीं बदलना, वही का वही रहेगा। 32 लेक्चर मैंने कराए थे तो उससे ज्यादा थोड़ी करोगे, और बहुत कंप्रहेंसिव कवरेज है, किसी भी एग्जाम में काम आएगा वो। जो पढ़ चुका है वो बताए, उससे ज्यादा जरूरत है हिस्ट्री की। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।